सबसे बड़ा अंतर है। अगर हम 7 फेज के इस चुनाव को देखें तो लोगों के पास ये विचार करने के लिए पूरा टाइम है कि पहले फेज की कम वोटिंग का किसको फायदा मिला, कम वोटिंग से किसकी संख्याएं कम हो गई। ये तमाम लोग अपने अपने तरीके से आइडिया लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी हैरानी की बात तो ये है कि जिनके कभी आइडियों का कोई अर्थ नहीं रहा, जिनके आइडिया हमेशा फेल होते रहे, वो फिर से ये बता रहे हैं कि आखिर इस फेज में अगर वोटिंग कम हुई है तो क्यों मोदी हार रहे हैं। लगातार इस बात को सुनने के लिए आपको ये हैरानी होगी कि उनको कुछ लोगों के परसेप्शन को फैक्ट में बदल देने की कोशिश कितनी कामयाब होगी। 4 जून को तो खैर फाइनल पता ही चल जाएगा, लेकिन उनके पास ये बताने के लिए कारण मौजूद नहीं है कि आखिर वोट कम हुआ है तो ये सिर्फ मोदी का ही क्यों हुआ है। ये कोई कारण नहीं, उनके पास कोई नया इस तरह का विचार नहीं, कोई आइडिया नहीं, कोई इस तरह का नारा नहीं जिसने कि मोदी की सरकार के वोट कम कर दिए हों, ये कहने की स्थिति नहीं। सिर्फ एक वो जो कारण अपेरेंटली दिखाई देता है वो ये है कि राजपूत नाराज है, ये बात कही जा रही है। कई जगह राजपूतों के इलाकों में कम मतदान भी एक कारण माना गया, लेकिन ये इतना बड़ा कारण नहीं कि लगभग 4 से 7% के वोटों का अंतर डाल दे। लगातार गुजरात का भी इस फेज में चुनाव है, जहां सबसे पहले पुरुषोत्तम रूपाला की टिप्पणी से शुरू हुआ क्षत्रियों का गुस्सा राज्य दर राज्य पहुंच गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन 2 फेज में वो तमाम सीटें खत्म होती हैं जहां जाट बाहुल्यता है। अब आप सीधे सेंट्रल यूपी की तरफ घुस रहे हैं, उस जगह पर जहां MY समीकरण का कुछ हिस्सा दिखाई देता है। हालांकि यहां अगर आप वेस्टर्न यूपी की इन सीटों पर देख रहे थे तो यहां यादव वोट्स बहुत नगण्य है, ये जाट बेल्ट कहा जाता था, लेकिन जो फैक्ट्स अलग से दिखाए जाते हैं उसके बावजूद भी अगर यहां बाकी तमाम जातियों को देखें तो यहां यादव बिल्कुल नगण्य बैठते हैं। तो इस लिहाजा समाजवादी पार्टी अपनी पूरी चुनौती को मुस्लिम वोटों के इर्द गिर्द ही बुन रही थी। अब ये सवाल जरूर हो रहा है, मैं ऐसे कई लोगों से मिला जिनका ये कहना है कि उनको मालूम नहीं था कि उनके पास इतना वोट आएगा, यानी कांग्रेस और समाजवादी गठबंधन की बातें हो रही हैं। खासतौर से गाजियाबाद में अलग अलग हिस्सों में घूमते हुए जब लोगों से मुलाकात हुई तो उन सब ने कहा कि साहब हमको मालूम नहीं था इतना वोट आने वाला है, नहीं तो हम थोड़ा सा पैसा और थोड़ा श्रम और झोंक देते और जीत जाते। तो मैंने उनसे ये सवाल भी किया कि जब आपको यही मालूम नहीं है, जो सिर्फ 5 दिन पहले था कि इसी चुनाव में आपको लोग वोट दे रहे हैं, तो आप बाकी तमाम चुनाव के बारे में किस तरह की भविष्यवाणी कर रहे हो। लेकिन ये किस तरह से है कि अगर आप इस समय एक रिक्शा वाले से भी पूछें तो वो यदि किसी निर्दलीय की तरफ से बात कर रहा है तो आपको ये यकीन दिला देगा कि निर्दलीय ही जीतेगा, क्योंकि वो बताएगा कि वोटों की उदासीनता है, वोटरों को उदासीनता है, और ये उदासीनता मोदी के लिए नहीं है कि वो वोट करें इसीलिए वो नहीं निकले। और जो राहुल गांधी और अखिलेश यादव या मायावती इन वोटों के इनके लिए वोट करने निकलने वाले थे वो भी नहीं निकले, यानी उदासीन है, सिर्फ मेरे लोग निकले हैं। तो इस तरह के इस समय आप चुनावी विश्लेषण देख रहे होंगे अलग अलग यूट्यूब पर बहुत सारे लोगों के, लेकिन सवाल यही है कि आखिर ये गणित कौन सा है जिसमें ना कोई नया आइडिया आया है, ना कोई नया नारा आया है, और ना ही घोषणा पत्र में कोई ऐसी बात आई है जिसको लेकर कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल ये दावा कर सके कि जनता उनकी तरफ भीड़ पूरी की तरह आ रही है। क्योंकि जिस महंगाई, जिस करप्शन, जिस इलेक्टोरल बॉन्ड की वो बात कर रहे हैं, इससे पहले पिछले चुनाव में रफाल को लेकर वो घूम चुके हैं। तो लिहाजा उसी के इर्द गिर्द बुना हुआ ये चुनाव सिर्फ राजपूत वोटों की नाराजगी के सहारे कितने लंबे समय तक चल पाएगा ये मालूम नहीं है, लेकिन फिलहाल तो 2 फेज में उनके पास ये कहने के लिए है कि वो जीत रहे हैं। बाकी 4 जून को दिखेगा। आज हम लोग एक हिंदी फिल्म का गाना याद आ रहा है कि बड़ी देर कर दी हुजूर आते आते। तो अमेठी में स्मृति ईरानी का नामांकन हो गया, बड़ी भीड़ के साथ, बड़े जोश के साथ, बड़ी एक यात्रा निकालते हुए, और जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनको साथ लेकर वो यात्रा उन्होंने की, और उसको वो पूरी ताकत के साथ इसमें चुनाव प्रचार में उनके अब ये तेजी और आ जाएगी, क्योंकि नामांकन हो गया। वो पहले कह चुकी थी, उनका नाम पहले से अनाउंस है, लेकिन नामांकन के दिन भी कांग्रेस के पास
उम्मीदवार नहीं है। कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 17 सीटें दी गई थी, जिसमें से 15 पर वो अपने उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। वो उन फेज में भी जो अगले फेजों में चुनाव होना उनके उम्मीदवार घोषित कर चुकी, लेकिन 2 रॉयल सीट जो एक शाही सीट कही जाती है, खानदान की सीट कही जाती है, उन पर वो उम्मीदवार तय नहीं कर पा रही है। यहां तक कि इस तरह के आइडिया भी चल रहे हैं कि उस मकान की पुताई हो गई, उस मकान की लिपाई हो गई जहां से राहुल गांधी प्रचार करेंगे रहेंगे। दूसरी तरफ रायबरेली में टीम 25 बन गई है, जिसकी अध्यक्षता खुद सोनिया गांधी करेंगी और पूरा केसी वेणुगोपाल से लेकर तमाम लोग रायबरेली में प्रियंका को जिताने के लिए लड़ेंगे। तो दूसरी तरफ उसी में आपको दूसरी खबर यह दिखाई देगी कि प्रियंका अमेठी से लड़ेंगी और रायबरेली से राहुल लड़ेंगे। फिर कुछ खबरों में आएगा कि राहुल तैयार नहीं हो रहे हैं। दरअसल ये सारी चीजें जरूरी नहीं है कि इनमें कोई चीज वहां से छन के आई हो, लेकिन यह बात तो साफ है कि एक कंफ्यूजन आपको दिखाई देता है उस वक्त जब आप इस पूरे देश के सबसे बड़े जो पिछले 30 सालों बाद आई बहुमत की सरकार 2014 में और उसके बाद 2019 में उससे ज्यादा बहुमत से आई हुई सरकार की क्लैरिटी का सामना करने के लिए आप कंफ्यूजन से उसका मुकाबला कर रहे हैं। यानी आपके पास कोई उम्मीद नहीं, लेके आपके पास कोई ये बताने के लिए नहीं कि हम आखिर चुनाव में लड़ कहां से रहे हैं, हमारे जो नेता हैं वो यहां से आके सामना करना चाहते हैं, बल्कि आप अपने वोटरों को जो अभी भी आपके साथ खड़े होते हैं इन 2 सीटों पर उनको कंफ्यूज कर रहे हैं। ये माना गया कि चलिए 26 तक इसलिए नहीं राहुल गांधी कर रहे हैं क्योंकि पिछली बार जो गलती की कि अमेठी में नामांकन उनका नाम हो गया, इसके बावजूद उन्होंने वायनाड से पर्चा भर दिया, तो उनको लगा कि अमेठी से हार रहे हैं और लिहाजा वो हार गए। तो इस बार कहीं ऐसा ना हो कि वायनाड से पहले अगर वो अमेठी बता दिया जाए तो फिर कहीं उनको वायनाड में दिक्कत ना हो जाए, इसलिए 26 को करेंगे। लेकिन 26 भी बीत गई, अब 26 भी बीत गई, 27 भी चली गई, 28 भी चली गई, 29, और ये इस तरह से लग रहा है कि अभी तक ये तय नहीं हो पाया, मन नहीं बना पाए कि आखिर हम और इसका स्मृति ईरानी का मुकाबला करने के लिए किस चेहरे को आगे करें, क्योंकि पूरा जोर है, पूरी ताकत है और ये विपक्षी पार्टियों का भी एक मत है कि राहुल गांधी यहीं से चुनाव लड़े और जीत कर दिखाई दें। लेकिन सवाल यह है कि राहुल गांधी अगर यहां से लड़ते हैं और दोनों से अगर जीतते हैं, मैं फिर कह रहा हूं अगर जीतते हैं, तो फिर वो किसको रखेंगे, ये सवाल फिर बड़ा होगा। इसीलिए उन्होंने जब तक वायनाड पर वोटिंग नहीं हुई इसका उन्होंने अमेठी का जिक्र तक अपने मुंह से नहीं लाए हैं। अब आखिर ऐसा क्या हो रहा है? अमेठी और रायबरेली जो घर की सीट मानी जाती थी, भले ही आप 2019 में राहुल गांधी वहां से हार गए हों, लेकिन इसके बावजूद वो लड़ना क्यों नहीं चाहते, वहां से वापसी क्यों नहीं करना चाहते उस राज्य से जहां से कांग्रेस को हमेशा से ऊर्जा मिलती रही, जहां से कांग्रेस के प्रधानमंत्री आते रहे। सिर्फ अगर हम उनको छोड़ देते हैं, सिर्फ उनको अपने जो नरसिम्हा राव को हम छोड़ देते हैं, तो बाकी तमाम प्रधानमंत्री आपको यहां से मिलते रहे, ज़्यादातर कांग्रेस के। आखिर इसमें वजह क्या है, चलिए इस पर सीधी बातचीत करेंगे। आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं अभय जी। आज सिर्फ अभय जी से चर्चा करनी है कि आखिर अभय जी ये कौन सा कारण है। नमस्कार अभय जी, ये आपके साथ जो है आज मैं ये जानना चाहता हूं कि एक ऐसी सीट जो वो जीतते रहे हैं, एक ऐसी सीट जो 77 से उनके लिए, मतलब शुरुआत तो 77 में ही होती है अमेठी से, लेकिन उससे पहले अगर हम लोग उसको देखते हैं, इस पर जाते हैं रायबरेली पे, तो रायबरेली से तो 1952 से रिश्ता है। आखिर आप ये रिश्ता इतना विश्वास क्यों नहीं दे पा रहा है कि आप बड़े धड़ल्ले से नाम करें और कहें कि हम आ रहे हैं, हमारी चुनौती का सामना कीजिए। जी अजय। कुटीर साहब, बिल्कुल मुझे आपका वीडियो नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे थोड़ा सा मुझे थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, लेकिन मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूँ। देखिए कुटीर साहब, ऐसा है कि बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य से अपने आप को जोड़ नहीं पाए। वो लोग 1950s में या 1950s के बाद का इनिशियल जो 77 के पहले का या 2000 के पहले की राजनीति से अपने आप को कनेक्ट करके रखे रहे, और डेट इज द रीजन इतना ज्यादा ग्राउंड लेवल पे चेंजिंग आ गई है
उससे वो लोग कनेक्ट नहीं कर पाए। और उसका कारण है कि आज उनको रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पर उनका व्यक्तिगत सीट हुआ करता था, व्यक्तिगत प्रभाव का सीट हुआ करता था। वहां से अगर कोई विपक्ष का कैंडिडेट अगर नॉमिनेशन कर रहा है तो समझा जा रहा था कि वह एक वहां से एक मतलब टोकन फाइट देने का प्रयास कर रहा है। तो वहां पर तो देने का प्रयास कर रहा है, फिर भी वहां पर आज गांधी परिवार को कांग्रेस अगर कमजोर स्थिति में है तो क्यों है? इस कारण से तो सबसे बड़ा कारण है कि ग्राउंड की हल्की सी लोग अपने आप को जोड़ के आपने ये नहीं किया। तो अब के समय में तब जबकि बीजेपी एक स्ट्रॉन्ग पार्टी आ चुकी है, नरेंद्र मोदी का नेतृत्व मिल चुका है, यहाँ पर खेती कर चुकी है, इस कारण से अब उनको प्रॉब्लम आ रही है। और यहाँ तक मैं बताऊं कि सोनिया गांधी भी अब मतलब सीट छोड़ के चली गई है। तो इस कारण से देख पा रहे हैं कि ऐसी कुछ परिस्थितियां है। जी देखिए, मैं ये जानना चाहता हूं, अगर आप रिकॉर्ड के दायरे में जाते हैं, वहां देखते हैं, तो वो क्या क्या कहता है? अमेठी का रिकॉर्ड और रायबरेली का फिलहाल विधानसभाओं का रिकॉर्ड और इनकी ताकत का रिश्ता क्या कहलाता है? बिल्कुल पुनीर साहब, मैं बिल्कुल अभी बताऊंगा आपको। देखिए, यही है कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ है और कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है पूरे राज्य के साथ साथ दोनों क्षेत्रों में हुई है, उस कारण से गांधी परिवार का विश्वास पूरी तरह हिल गया है। और इस कारण से कहीं ना कहीं अभी तक वो लोग अपना नॉमिनेशन को लेकर के, इस सीट से कैंडिडेचर को लेकर के पर्सनल है। अब अगर हम बात करें कि 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर हम बात करें कांग्रेस पार्टी का इन सीटों पर परफॉर्मेंस, तो अमेठी में सिर्फ एक सीट है जगदीशपुर, जिस पर कांग्रेस पार्टी का जमानत बचा है। नहीं तो किसी सीट पर कांग्रेस पार्टी का जमानत तक नहीं बचा है। मैं यहां तक बताऊं कि अगर हम 2022 में अमेठी के पांचों विधानसभा सीटों पर अगर कांग्रेस पार्टी के जितना वोट पोल हुआ है, वो अगर देखें तो कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त हो गई है। कांग्रेस पार्टी को बहुत 14.28 14.28% ही वोट आया है। 2022 की मैं बात कर रहा हूँ, सिर्फ एक सीट जगदीशपुर के अलावा किसी पर जमानत नहीं बचा है। और टोटल जहां जहां जमानत बचाने के लिए 16.66% वोट चाहिए, वही कांग्रेस को 14.28% वोट आया। कांग्रेस तो इस कारण से कांग्रेस परिवार का, गांधी परिवार का और कांग्रेस पार्टी का पूरा विश्वास छिड़ गया हुआ है। और अभी तक वो लोग हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, किससे नहीं ले पा रहे हैं कि क्या स्थिति आएगी। बल्कि मुझे तो ऐसी भी खबर आई थी, मैंने कहीं एक सुना था कि राहुल गांधी अमेठी मतलब किसी और सीट पर चले जाए तो आश्चर्य की बात नहीं है। मुझे तो अभी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आपकी चैनल ने कुछ इसे है तो मुझे थोड़ा सोचना पड़ रहा है। लेकिन मुझे तो विश्वास अभी भी नहीं हो रहा है कि राहुल गांधी अमेठी से नॉमिनेशन करेंगे। जी पुनीर साहब। और अगर इसी तरह हम लोग रायबरेली की देखना के चाहें, बाकी पे बातचीत करने से पहले अगर आप रायबरेली का बता पाए। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा। रायबरेली की स्थिति तो सर पूछिए कि इससे भी खराब है। रायबरेली में कांग्रेस पार्टी को 2022 में रायबरेली सीट पर, रायबरेली के पांचों विधानसभा सीटों पर जो टोटल वोट पड़ा, उसकी अगर हम बात करें तो रायबरेली में अमेठी से भी खराब स्थिति और 13.15% वोट कांग्रेस को आया था। लेकिन यह बात है कि कांग्रेस पार्टी का 2 सीटों पर जमानत बच गया था, बछरावा सीट पर और एक और सीट है 182 नंबर का सीट है सरेली, उस सीट पर इनका जमानत बचा था। नहीं तो किसी सीट पर कांग्रेस पार्टी का जमानत तक नहीं बचा था। और सोनिया गांधी जो राज्यसभा गई है, स्वास्थ्य कारणों से गई हो, किसी और कारण से गई हो, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन इस रिजल्ट का भी कहीं ना कहीं एक प्रकार का भूमिका है, इसे इनकार नहीं कर सकते। और महज 13.15% कांग्रेस पार्टी को वोट आया था। अगर आप वोट के लिहाज से भी बात कर ले तो अमेठी में पांचों सीटों पर कांग्रेस को 1,42,952 वोट आया था और रायबरेली सीट पर कांग्रेस पार्टी को 1,40,706 वोट आया था। महज समझ जाइए। और जीत के लिए मिनिमम 5-6 लाख वोट चाहिए। यानी अगर हम इसकी बात करते हैं, हालांकि ये बात मैं आपसे एक बात फिर कहूंगा कि 2014 में भी अगर विधानसभा हम देखते हैं तो इतनी बुरी हालत थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव हुआ तो वो अलग हुआ। मतलब कांग्रेस के भले ही वो अमेठी हारे हों, लेकिन वो 50,000 के अंतर से ही हारे हैं
और उसके बावजूद अगर आप गौर करेंगे तो विधानसभा में पहले भी हालत खराब थी। तो ये तो कहना पड़ेगा कि जब वो उस सीट पर आते हैं तो उनको पारंपरिक वोट मिलता है जो राज्य की विधानसभा में उनकी पार्टी के कैंडिडेट्स को नहीं मिलता है। तो ये बात तो है, लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है, जी आप बताना चाह रहे हैं कुछ? बिल्कुल, देखिए मैं एक बात और बता रहा हूं कि अगर अभी राहुल गांधी थोड़ा मन बना रहे हैं, आगे पिच कर रहे हैं या एक मन बना रहे हैं, तो उसका सबसे बड़ा मैं कारण देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव से गठबंधन का हो जाना इनके लिए बहुत फायदा। इनको दिख रहा है कि अखिलेश यादव से गठबंधन है तो मैं अच्छा कंटेस्ट दे सकता हूँ। क्लियरली मैं बता रहा हूँ कुलदीप साहब कि कांग्रेस पार्टी को, गांधी परिवार को, कांग्रेस पार्टी को ऐसा लग रहा है कि अखिलेश यादव से और समाजवादी पार्टी से अगर उनका गठबंधन हो गया है तो वो थोड़ा सा कंटेस्ट में है। और तब जब कि मैंने इससे बहुत ज्यादा वोट समाजवादी पार्टी को आया था, तो इस कारण से इसको ऐसा लग रहा है कि मुझे अगर इनका सपोर्ट आ गया तब तो मैं करूंगा। लेकिन अगर वही अगर मायावती का भी गठबंधन रहता तब तो इनकी स्थिति काफी मजबूत होती, लेकिन मायावती से गठबंधन का नहीं होना, लेकिन अखिलेश से गठबंधन का होना थोड़ा इनको पावर दे रहा है, बल दे रहा है, लेकिन इतना बल फिर भी नहीं दे पा रहा है कि लोग नॉमिनेशन कर दे। मुझे तो अभी भी शक है जी। जिस तरह से मैंने देखा कि 2022 में, जिस तरह से 2017 में इन तमाम सीटों पर बहुत ही बुरी हालत कांग्रेस की थी, लेकिन कांग्रेस इस बार वहां अपने आप को विजेता मान रही है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण है, उनको लगता है कि जैसे वहां की जनता सिर्फ इन परिवार के साथ इन सीट पर बजाय किसी वादों के पूरा होने के या किसी काम की बजाय सिर्फ गांधी परिवार से जुड़ने के लिए वोट करती है। ये वो सबसे बड़ी ताकत है जो उनको यहां आने पर मजबूर कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उनको यहां से दूर कर रही है। तो ये एक लड़ाई ये हो रही है, भले ही इसको स्वीकार करने में कांग्रेसी हिचकें, लेकिन ये बात सही है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास अगर समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं होता तो किसी एक सीट पर भी खड़े होने की ताकत अब दिख नहीं रही थी। लेकिन इसी जो ताकत के बूते अगर हम लोग फर्स्ट और सेकंड फेज की बात कर रहे हैं तो उसमें कांग्रेसी कह रहे हैं कि उनको जनता ने अपार समर्थन दिया है, और वो क्यों दिया है ये उनके पास नहीं है। वो कह रहे हैं कि तानाशाह है। अगर आपने पहला और दूसरा फेज स्टडी किया हो तो मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आपके पुराने साथी और आपके पुराने बॉस भी रहे हैं योगेंद्र यादव जी, उन्होंने बड़ा ही एक बेहतरीन विश्लेषण किया है कि वो कह रहे हैं कि साहब नहीं आप इसको ओपिनियन या एग्जिट पोल मत माने, लेकिन मैंने बात की है और मैंने देखा है कि हर 4-5 में से एक आदमी मना कर रहा है जिसने पिछली बार बीजेपी को वोट दिया था। अब जो वो आदमी उनसे मना कर रहा है हर 5 में से, वो कह रहे हैं उन्होंने सैकड़ों लोगों से भी बातचीत की। मतलब मैं एक नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि उनका नाम जाना जाता है, क्योंकि उनको इसलिए भी अब ज़्यादातर लोग इसलिए जानते हैं कि वो अपनी जिस पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे उसमें जमानत नहीं बचा पाए, और उस समय उन्होंने बताया था कि वो बहुत बड़े मतों से जीत रहे हैं। तो मेरे विचार से आदमी सबसे सही आकलन तो अपने बारे में ही करता है, लेकिन चलिए फिर भी हम उनके आकलन को ले लेते हैं। उन्होंने कहा है कि उन्होंने एक यात्रा की और उसमें वो सैकड़ों और हजारों से मिले और लिहाजा उनको पता चल गया है। तो आपको इस आकलन पे कितना भरोसा है? अगर आपने इन 16 सीटों का एनालाइज किया है तो वोट परसेंटेज सिर्फ बीजेपी का कम हुआ है, ये बात कह पाने की स्थिति में कोई जो सेफोलॉजिस्ट है आपको लगता है हो सकता है? पुनीर साहब बिल्कुल मैं आपको बात का जवाब दूंगा, लेकिन मैं एक बात पिछले बार अभी जो बात कर में मेरी एक बात रह गई थी, पहले मैं उसको बोल लेता हूं। अगर रायबरेली और अमेठी दोनों सीटों को उठा लीजिएगा तो कांग्रेस पार्टी रायबरेली सीट पर ज्यादा मजबूत आफ्टर अलायंस विद समाजवादी पार्टी से अलायंस के बाद कांग्रेस पार्टी अमेठी से ज्यादा मजबूत रायबरेली सीट पर है। मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, और मैं बताऊं कि दोनों सीटों पर तीसरे मैदान पर थी तो, लेकिन समाजवादी पार्टी का गठबंधन फिर भी ये लोग मजबूत है, तो कम से कम मजबूत है, रायबरेली सीट पर ज्यादा मजबूत। अब आपने जो बात कही हमारे पूर्व बॉस के बारे में, ऑफ कोर्स मुझे ऐसा सौभाग्य मिला है कि उनके साथ मैंने उनके सेक्टर में सीएचडीएस में मैंने काम किया है, उनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला है। लेकिन अब मैं कुछ ऐसी बातें बताना चाह रहा हूं जो उन्होंने सबके सामने में टीवी स्क्रीन पर बोला है। उन्होंने सबसे पहले तो ये बोला, डिफरेंट जब वो एनालिसिस किया करते थे, जब हम लोग मतलब साथ में काम किया करते थे और टीवीएससी पर जब सबके सामने में बोला करते थे पूरे पब्लिक के लिए, तो उन्होंने कहा कि देखिए हम लोगों का काम है कि वोट परसेंट कितना आ रहा है सो निकाल के देना है,
लेकिन सीट कितना किसको आएगा यह काम मैथमेटिशियन का होता है, यह काम हम लोग से ज्यादा अच्छा से वो करते हैं। उन्होंने खुद टीवी पर कहा है, उन्होंने खुद मतलब अपने सेफोलॉजी में डिफरेंट चैनल्स पर उन्होंने कहा है कि दुनिया में ऐसी कोई फॉर्मूला नहीं है जो कि किसी पार्टी को कहीं बता दे कि किस पार्टी को कितनी सीट आएगी। ऐसा कहीं कुछ भी ऐसा नहीं आया है। और मैं एक बात एक ऐसा आपके सामने में करना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के सामने में रखना चाहता हूँ, जो है तो किसी दूसरे मतलब मीडिया एजेंसी पर, मीडिया चैनल, मीडिया एजेंसी पर बात हो रही थी, लेकिन मुझे बताना है, मैं नाम किसी चैनल का नहीं लेते हुए, कि एक बार यही टीम योगेंद्र यादव जी और उनकी टीम एक टीवी चैनल पर एक अपना रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे, और आपके पूर्व में बॉस उस चैनल के एडिटर और उसके उस समय के एंकर हुआ करते थे। जब इन्होंने अपना रिपोर्ट रख दिया तो आपके वो व्यक्ति जो पूर्व बॉस है उस समय के चैनल के जो एंकर थे, एडिटर भी थे और उस समय एंकरिंग कर रहे थे, उन्होंने पूछा कि क्या इसकी भी संभावना है कि पूरी तरह बात उलट जाए और आप जिस पार्टी को बोल रहे हैं वह पार्टी पीछे हटे और दूसरी पार्टी आगे बढ़ जाए। जो रिपोर्ट प्रेजेंट कर रहे थे उसके जस्ट उल्टा उन्होंने एंकर महोदय ने बात किया, तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल ऐसा संभव है, कि यह संभव है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो बात पूरी तरह उलट जाए और जो मैं पीछे जिसको दिखा रहा हूँ वो आगे बढ़ जाए और जो मैं जिसको आगे दिखा रहा हूँ वो पीछे हो जाए। तो वह व्यक्ति आज के डेट में कुछ यूट्यूब चैनल भी चला रहे हैं, आपसे उनको बहुत ही करीबी संबंध रहा है, अभी भी है। तो कहने का यह है कि इस तरह का जो अगर इस तरह का कोई दावा किया जा रहा है तो दावा एक महज एक रुझान के अगर एंगल से हम लोग देखते हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर हम लोग दावा के एंगल से कर रहे हैं कि नहीं भैया मैंने ऐसे बोला उन्होंने ऐसे बोला, तो भैया वो तो एक प्रकार का दिवा स्वप्न है और उस पर मैं इससे ज्यादा कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ और बोलना भी नहीं चाहिए, मतलब वो लोग इतने बड़े वेब वाले लोग हैं। लेकिन मैंने इतना जो उन्होंने सबके सामने में की, सबके सामने में सीएचडीएस के जो मतलब मैथमेटिशियन थे उन्होंने सबके सामने में टीवी चैनल पर बोला अपने रिपोर्ट के बारे में। जब एंकर महोदय ने पूछा कि क्या इसकी संभावना है कि सीट का जो आप बोल रहे हैं जिसको आगे वो पीछे चला जाए और पीछे वाले आगे जाए, उन्होंने बोला हाँ इसकी संभावना से भी इनकार नहीं कर सकते हैं, जो आगे दिखाया जा रहा है वो पीछे चला जाए और पीछे वाला आगे चला जाए। तो इस तरह का एग्जिट पोल ऐसा ही कुछ होता है, ओपिनियन पोल भी ऐसा ही कुछ होता है। जी कुलदीप साहब। तो आप इस जो 16 सीट के स्टडी पे आप कह सकते हैं कि क्या रहा, जिस तरह से सब लोग कह रहे हैं कि साहब मतलब सब लोगों का मतलब नहीं, एक सेक्शन ऑफ वो जो है कह रहा है कि साहब जो है पोल नीचे हो गया इसलिए बीजेपी हार रही है। आप 16 सीटों का असेसमेंट कर सकते हैं, अगर हम लोग 2 से 3% या 4% वोट नीचे ले जाते हैं अक्रॉस पार्टी तो क्या क्या होगा उसका? देखिए पुनीर साहब, मैंने इससे पहले भी बोला है, आपके चैनल पर भी बोला है, एक और चैनल पर मैं गया तो वहां भी मैंने बोला कि देखिए आप जब इस तरह की बात कर रहे हैं, वोट के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो नेशन वाइज स्टेट वाइज के बजाय सीट वाइज पर आना पड़ेगा। किस सीट पर कितना वोट पड़ा, पिछले बार कितना वोट पड़ा, उसका क्या रिजल्ट आया, इस बार कितना वोट पड़ा, उसके अनुसार हम रिजल्ट प्रिडिक्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। तो मैं आपको पूरे इत्मीनान के साथ बता रहा हूँ और पूरे मैंने स्टडी के साथ बता रहा हूँ कि देखिए अगर मैंने जो स्टडी किया है कि 2 से 3% वोट अगर बढ़ रहा है तो लगभग 16 में लगभग 10 से 12 लगभग सीटें ऐसी है जिस पर रिजल्ट पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि मार्जिन इतना ज्यादा है कि अगर उतना वोट विनिंग पार्टी को कम भी आता है, अगर विनिंग पार्टी के ही माना कि वोटर के नहीं आए तभी भी विनिंग पार्टी जो भी विनिंग है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कौन विनिंग है, तो भी वहां पर रिजल्ट में अंतर पड़ता नहीं दिख रहा है। और मैं बता रहा हूं कि कहीं भी आज तक वोट परसेंट बढ़ने और घटने के अनुसार जीत और हार में अंतर आ जाए ऐसा कोई इम्पिरिकल फॉर्मूला नहीं है। मैं आपके सामने में रखता हूँ 1989 से लेकर के 1989 से लेकर के 2008 तक भारत में 110 विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें 42 ऐसे विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें की सीट वोट परसेंट बढ़ा। 42 ऐसे विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें वोट परसेंट बढ़ा, उसमें 28 में सरकार बदली और 14 में सरकार कंटिन्यू किया है। 2/3 केस में जरूर सरकार बदली है, लेकिन 1/3 केसेस में सरकार कंटिन्यू भी किया है। तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, ऐसी कोई एविडेंस निकल के नहीं आती है कि बोल सके कि वोट परसेंट बढ़ गया तो ऐसा होगा, घट गया तो ऐसा होगा। मैं आपके सामने और उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूँ। 2007 में गुजरात में 59% वोट हुआ और 2012 में गुजरात में जब नरेंद्र मोदी जी ये पद के लिए प्रत्याशा में थे तो 71% वोट बढ़ा, तो 71% वोट 12% का वोट बढ़ा।
सारे दोनों दोनों दो फेज में इलेक्शन हुआ था गुजरात में। पहला फेज और दूसरे फेज में 7 दिन का अंतर था। पहला फेज के बाद सारे टीवी चैनल, सारे मीडिया ने रख दिया कि नरेंद्र मोदी तो हार रहे हैं, 59% वोट हुआ और इतना परसेंट वोट हुआ, नरेंद्र मोदी को तो बचाया नहीं जा सकता है। लेकिन क्या हुआ, नरेंद्र मोदी पहले भी थे, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बने रहे 12% वोट बढ़ने के बावजूद। तो ऐसा कहीं कोई उदाहरण नहीं है, ऐसा कोई दावे के साथ नहीं कहा जा सकता है कि भैया वोट कम हुआ है तो सरकार जा रही है, या वोट ज्यादा हुआ तो सरकार जा रही है। मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ कि अभी अगर वोट कम हुआ है तो ये लोग बोल रहे हैं कि इनके वोटर नहीं निकल के आ रहे हैं। अगर वोट ज्यादा पोल हुआ रहता तो क्या कहते हैं, नहीं इनके विरोधी लोग निकल के वोट कर रहे हैं। अगर वोट 5% ज्यादा, अभी जितना परसेंट वोट कम हुआ थोड़ा भी वोट ज्यादा हो जाता तो आज जो लोग यह कह के वोट मैंने नरेंद्र मोदी को या उसके खिलाफ की ना भैया उनकी कमजोर स्थिति है क्योंकि वोटर नहीं निकल रहे हैं, अगर ज्यादा वोट पोल हुआ रहता तो यही लोग बोलते रहते कि नहीं नहीं अरे इनकी तो ज्यादा तय मानिए क्योंकि भैया वोटर ज्यादा निकल के इनके खिलाफ वोट पड़ना शुरू हो गया है। तो बोलने वाले लोग का काम ही है बोलना, वो लोग अपने अनुसार बोल रहे हैं। उन लोग को पहले कुछ नाम मिल गया है, प्रसिद्धि मिल गई है, उसका यूज या मिस यूज जो कहिए उसका करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसको तो 20 रूप में देखेंगे पुनीर साहब। देखिए, अब हम तीसरे फेज की तरफ बढ़ रहे हैं। तीसरे फेज में कर्नाटक की 14 सीटों का फैसला होना है। मध्य प्रदेश में 8 सीट है, लेकिन उसमें 9 का चुनाव होगा। बैतूल वाले जो कैंडिडेट का निधन हो गया था इक्का, तो उसको इस सीट में शामिल किया है। यूपी की 10 सीटें होंगी, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीटें हैं, जहां से मध्य यूपी की तरफ हम लोग बढ़ते हुए देखेंगे, जहां ओबीसी ताकत पूरी तरह से मुजाहरा करेगी, जिसमें सिर्फ यादव ही नहीं होंगे, जिसमें कुर्मी भी होंगे, जिसमें लोध भी होंगे, जिसमें तमाम मौर्य और वो लोगों की एक वोट की ताकत हमको इस दूसरे फेज में दिखाई देगी। लेकिन साथ ही साथ तीसरे फेज में, माफ कीजिएगा, और साथ ही साथ इसमें मुस्लिम वोटर्स भी कहीं कहीं बहुत ज़्यादा होंगे, क्योंकि जो वेस्टर्न यूपी का जो दौर एरिया निकलता है उसमें तो 32% से 52 तक मुस्लिम वोटर्स है। अब यहाँ से मुस्लिम वोटर्स नीचे आना शुरू होता है, फिर जो जाके ईस्टर्न यूपी में फिर लास्ट फेज में थोड़ा बढ़ेगा। लेकिन अगर आपने इन सीटों को अगर गौर किया हो, जैसे अब कर्नाटक का मामला है, कर्नाटक में बीजेपी जहां जा सकती थी वहां गई हुई है ना। तो आपको क्या लग रहा है कि जो इस समय हम लोग देख रहे हैं, प्रधानमंत्री मंगलसूत्र पर बात कर रहे हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, फिर वो जो इसमें कहा गया कि इनहेरिटेंस टैक्स होगा, उन तमाम चीज़ों पर, तो आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी का एक नैरेटिव था जो उन्होंने सबसे पहले दिया 400 पार, तो लोग अभी उस पर लड़ रहे हैं कि ये 400 पार नहीं हो रहे, ये 400 ये नहीं कर रहे हैं, और जबकि असली लड़ाई सिर्फ 272 की है। और अभी जब इन तमाम चीज़ों पर बात हो रही है कि साहब आप ये जो नैरेटिव गढ़े जा रहे कि मुस्लिम्स को ये नहीं मिलेगा, ये सब चीज़ें मुस्लिम्स की वजह से ये होगा कि जो ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाले उनको दे दिया जाएगा, आपको लगता है ये एक सोची समझी रणनीति है या वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए अनायास की गई जो है कोशिश है मोदी की पार्टी की? देखिए पुनीर साहब, नरेंद्र मोदी पीएम है तो पॉलिटिशियन भी है, और कोई साधु तो है नहीं कि जाकर के भैया ऐसी बात करेंगे। जब पॉलिटिशियन जब जाएगा चुनावी मैदान में चुनाव प्रचार करने, तो अपने प्रचार की बात, अपनी मजबूती, दूसरे की कमजोरी, या हम कैसे मजबूत करेंगे, हम कैसे जनता का हित करेंगे, अपने कंस्टिट्यूएंसी को सर्व करेंगे, तो वो तो तय बात है। अगर मैं बता रहा हूँ कि इवन की कोई बहुत बड़ा पुजारी है, लेकिन अगर आर्मी में जाता है तो उसका काम है कि जाकर के दुश्मन को मारना है, वहां ये नहीं देखेगा कि कोई बहुत पुजारी और सामने वाले को नहीं मारता है, वो अपना जो उसका जो धर्म है वही निभाएगा। तो नरेंद्र मोदी एक राजनीतिक है, तो अपने राजनीतिक होने का धर्म निभा रहे हैं, और जाहिर सी बात है कि वैसी बातें बोलेंगे जिसको कंस्टिट्यूएंसी कैटर करे और जिससे उनका वोट परसेंट बढ़े, या उनका ओपोनेंट है उसको कैसे कमजोर करने का प्रयास करे। तो उनका धर्म है जो अपना धर्म निभा रहे हैं। अगर आपने कर्नाटक की बात की, तो कर्नाटक में एनडीए, देखिए सीट कितनी आएगी, 1-2 सीट बढ़ सकती है, घट सकती है, वो तो एक प्रकार का उस वक्त के अनुसार डिपेंड करता है। जैसे आपके उत्तर प्रदेश में 2019 में बीजेपी का वोट परसेंट इंक्रीज हुआ, लेकिन सीटें घट गई। क्यों घटी? अलायंस हो गया, तरह तरह की बातें हो गई, तो वोट परसेंट बढ़ा लेकिन सीटें घट। तो वोट परसेंट बढ़ने का ऐसा नहीं है कि सीटें भी बढ़ जाएगी, वो परिस्थिति के अनुसार होता है। मैं आपके साथ मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी ने और बीजेपी ने जो मास्टर स्ट्रोक खेला है कर्नाटक में, वह अतुलनीय है।
उसने गायक अपने लीडरशिप को लेकर के, और वोकालिका जो कि जेडीएस का लीडरशिप है, ऐसा एक मैंने एक कोलिशन बनाया है जिसका दूरगामी असर होगा। इस चुनाव में तो असर पड़ेगा, आने वाले चुनाव में भी असर पड़ेगा। तो वहां का वोकालिका और लिग्गात जब एक साथ वोट करने लगता है तो समझिए कि दो बड़ी मेजर मेजर जो मतलब वहां की जो जातियां है या वहां के जो वोटर को, उसमें वोटर को कहूंगा, वोटर को जब एक साथ आ जाती है तो क्या असर पड़ता है। तो मैं बता रहा हूँ कि सीट पर कतई बच जाइए, सीट को अभी बोलिए, मतलब सीट थोड़ा बोलना ये भी है, लेकिन वोटिंग पैटर्न के बारे में और वोट के नंबर के बारे में मैं पूरी तरह स्वस्थता के साथ आपको कहना चाह रहा हूँ कि आप निश्चित रही, मतलब वहां पर बीजेपी और एनडीए कम से कम वोट के मामले बहुत अच्छा करेगी। सीट अब कितना आएगी ये कहना थोड़ा यह है। मैं आपके साथ एक और बात कर्नाटक के संदर्भ में शेयर करना चाहूंगा कि 2008 में वहां पर विधानसभा का चुनाव हुआ और बीजेपी पहली बार 110 सीट लेकर के स्पष्ट बहुमत के लिए वहां 113 सीट चाहिए, बीजेपी को 110 सीट आया तो मानिए कि स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। कांग्रेस को 80 सीट आया था, लेकिन जानते वोट किसको आया था? कांग्रेस पार्टी को 91 लाख वोट आया था, 91 लाख समथिंग 35.9% वोट आया था, और बीजेपी को 89 लाख वोट आया था, 35% वोट आया था। बीजेपी को 2.5 लाख कांग्रेस से कम वोट आया था, लेकिन सीटें 110 बीजेपी को आया था और कांग्रेस को 80 सीट आया था। तो इस तरह का एफपीटीपी जो वोटिंग सिस्टम हम लोग के देश में प्रयुक्त होता है, तो वहां पर ऐसा नहीं कि ज्यादा वोट आने वाले को ज्यादा ही सीट आए। अंतिम बार मैं एक बार और एक इसको मैं इससे जोड़ना चाहूंगा, कश्मीर में जो आखिरी असेंबली पोल हुआ था, या जब मैंने इनका महबूबा जी का और बीजेपी का पैक्ट हुआ था, तो सबसे ज्यादा वोट बीजेपी को आया था, लेकिन सबसे ज्यादा सीटें महबूबा मुफ्ती जी को 28 सीट आई थी। तो महबूबा जी को मतलब बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट आया था, लेकिन सबसे ज्यादा सीट बीजेपी को नहीं आई थी। तो एफपीटीपी जो वोटिंग सिस्टम होता है, वहां पर किसी बड़े वोट का और सीट का डायरेक्ट कोरिलेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जहां पर एफपीटी वही जो मैं बता रहा हूँ, जिस सेफोलॉजिस्ट साहब का आपने नाम लिया है, मेरे पूर्व गुरु रह चुके हैं, उनके साथ काम किया, उन्होंने खुद कहा है कि भैया वोटिंग परसेंटेज का और सीट का कोई डायरेक्ट वास्ता नहीं है। और फिर यहाँ पर वो लोग बोलने लगते हैं कि नहीं भैया वोट इसको पड़ा, सीट इसको आएगा। तो यही थोड़ा सा जो ऐसी कुछ बातें आ जाती है, जो लगता है कि ये लोग बाइस होकर के बात कर रहे हैं, और ये लोग अपने मतलब सेफोलॉजिस्ट धर्म से अलग होकर अच्छा, के मैं बाइस एक होकर बात बात कर रहे पूछता हूँ, वापस उत्तर प्रदेश में आते हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो अखिलेश यादव अपना कन्नौज सीट पर नाना करते करते हाँ कर बैठे हैं, वो पहुंच गए हैं। लेकिन ऐसी क्या मतलब मजबूरी है कि राहुल गांधी भी, मतलब हम लोग हालांकि डिस्कस कर चुके, लेकिन मुझे ऐसे ही बैठे बैठे एक ख्याल ये है कि अखिलेश उनसे ज़्यादा शार्प पॉलिटिशियन दिख रहे हैं। हालांकि जो कांग्रेस की ताकत है वो ज़्यादा अलग अलग राज्यों में है, तो वो ज़्यादा आसानी से उसका प्रचार बढ़ा सकती है। लेकिन अगर यूपी के हिसाब से देखें तो अखिलेश के जो वोट हैं, जो अखिलेश ने टिकट दिए हैं या मायावती जिनको टिकट दी है, आप देखिए कि उनका जो जातीय कॉम्बिनेशन है या फिर उनका जो धार्मिक जिस तरह का वहाँ का उस पूरे उसका हिस्सा है, डेमोग्राफी है, उसको ज़्यादा ध्यान में रखा है। लेकिन राहुल गांधी, क्या आपको लगता है कि इस राज्य में भी अपनी राजनीति में पिछड़ रहे हैं, जब खास तौर से जबकि वो एक बड़े दल के नेता हैं, पूरे हैं, उनसे बेहतर तरीके से जो अपनी पार्टी में कई बार कंफ्यूजन के शिकार हुए अखिलेश, कई सीटों पर टिकट बदले, लगातार एक के बाद एक सीट पर तो 3 बार आपका नाम बदल चुका। लेकिन आपको क्या लगता है कि उन्होंने कन्नौज में जाके सीधा मुकाबला करने की बात की है तो वो ज़्यादा अपने समर्थकों को सैचुरेट कर पा रहे हैं बामुकाबले राहुल गांधी के, क्योंकि वो इंतजार कर रहे हैं, वो लोग बता क्यों नहीं रहे हैं? देखिए कुबीर साहब, मैं कतई नहीं मानता हूं कि राहुल गांधी की अपेक्षा अखिलेश यादव ज्यादा स्टूडेंट है, कतई नहीं है। लेकिन अब उनके स्टूडेंस और कितना पॉलिटिकली एक्टिव है अब पता चलेगा, जब उनके पिताजी का उनके माथा से हाथ हट चुका है और जब अब एक दो इलेक्शन में उनकी भी हकीकत सामने में आएगी। लेकिन मैं उनको हकीकत है कि मैं उनको तो कतई ही शार्प और पोजिशन नहीं मान रहा हूँ। और कन्नौज सीट पर से वो लड़ करके मुझे ऐसा लग रहा था कि आजमगढ़ सिर्फ उनको चुनाव लड़ना चाहिए था, क्योंकि आजमगढ़ सीट जो है तो ईस्टर्न यूपी को भी कैटर करता, लेकिन वो ईस्टर्न यूपी को छोड़कर के आजमगढ़ जिनका फेवरियत फिफ्टम रहा है, पहले की तरह मजबूती रहा है। मतलब क्या है कि मतलब यह शो करता है कि उनमें कॉन्फिडेंस और नेतृत्व क्षमता का कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा तो अभाव झलक रहा है। अगर उनमें रहता तो उनको आना चाहिए था आजमगढ़ या पूर्वी उत्तर प्रदेश के अगर किसी सीट से चुनाव लड़ते और यहाँ पर पार्टी को मजबूत करते तो कहीं ना कहीं ज्यादा हो रहा था।
तो कहीं ना कहीं उनका जो पार्टी का एक बासनेस है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में कैसी राजनीति करते हैं, स्टेट में राजनीति का क्या रूप समझ में आता है, तो इसके अनुसार बात करना पड़ेगा। लेकिन मैं कतई अखिलेश यादव को एक शार्प और एक बासवेस पोजीशन तो अभी तक नहीं मान रहा हूँ। देखना है आने वाले समय में क्या कैसे होगा। नहीं, लेकिन मेरा सवाल उनके अपने सहयोगी राहुल गांधी के मुकाबले है, क्योंकि राहुल गांधी आप एक ऐसी सीट पर जहां से आप 50,000 से चुनाव हारे थे, उसके बाद 5 साल तक आप वहां 5 बार नहीं आए, इसके बावजूद आप कह रहे हो कि आप वहां लड़ना चाहते हैं और उससे आज तक फाइनल नहीं हो पा रहा। 2 फेज जा चुके, तीसरे फेज की वोटिंग होनी है, चौथे फेज में आपको टिकट पे लड़ना है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या इससे मतदाताओं के अंदर भ्रम नहीं फैलता, क्योंकि वो ऐसे पलक पावड़े बिछा के तो आपका इंतजार कर नहीं रहे हैं कि आप यहां से लड़ें, आप प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं इसलिए आप यहां आके लड़ें, आप आइए, जिस तरह से कहा जाता है कि बड़ा चेहरा लड़ेगा, क्योंकि वो तो आपको हरा चुके। तो ऐसे में तो आपकी क्लैरिटी ज्यादा होनी चाहिए थी ताकि आप अपने मतदाताओं को बता सकें। आप कह रहे हो कि लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, इतने दिन से इंतजार हो रहा, ये तो और आपकी संभावनाओं पर विराम चिन्ह लगाता है। देखिए पुनीर साहब, एक बात मैं और बताऊं कि देखिए नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद एक भारतीय राजनीति में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है कि राजनीति, भारत की राजनीति 24 माने पूरे सालों भर की राजनीति हो गई। अब वो 24 आवर की राजनीति आपको करनी पड़ेगी। अब राहुल गांधी जैसे कुछ अन्य भी देता है, वो पार्टी पॉलिटिशियन है, साल में मतलब एक खास समय में आएंगे, उसके बाद वहां से राजनीति से निकल जाएंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने शायद इन लोगों की कमजोरी को पकड़ करके कि राहुल गांधी 24/7 का पॉलिटिशियन नहीं है, अखिलेश यादव नहीं है या अन्य नेता नहीं है, तो नरेंद्र मोदी ने भारत की राजनीति को जब 24/7 बना दिया है, तो इन लोगों को नरेंद्र मोदी और बीजेपी से कम्पीट करने के लिए इन लोगों को भी इसी तरह की राजनीति करनी पड़ेगी और 24/7 में जाकर राजनीति करनी पड़ेगी। और अब वो समय चला गया कि भैया आप अंतिम 6 महीना पहले आए, क्षेत्र में एक बार घूम गए, जनता ने आपको एक्सेप्ट कर लिया, हाँ भाई ऐसे थे और बड़े नेता है तो मैं आपको वोट कर ही दूंगा। अब इन लोग को इस मेंटालिटी से निकल करके विदेश की राजनीति छोड़ करके देश और क्षेत्र की राजनीति करनी पड़ेगी। तो यह कहीं ना कहीं राहुल गांधी को और राहुल गांधी जैसे नेताओं के लिए नरेंद्र मोदी ने बहुत बड़ा लेसन दे दिया है कि नहीं भैया अब आप क्षेत्र में टाइम दो, क्षेत्र के अनुसार राजनीति करनी पड़ेगी, क्षेत्र को आपके अनुसार चलना पड़ेगा, क्षेत्र आपके अनुसार कंटिन्यू नहीं करेगा। तो यह इन लोगों को समझना पड़ेगा और इसके अनुसार अपनी राजनीति को स्वरूप देना पड़ेगा, इसके अनुसार राजनीति को आगे बढ़ाना। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप बताइए कि वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ, आपकी समझ क्या कहती है? देखिए इसका वोट परसेंटेज कम क्यों हुआ, इसका 2-3 कारण है। किसी ये कारण से इसको बढ़ाना थोड़ा सा ठीक नहीं है। क्या अगर यह हो सकता है कि नरेंद्र मोदी या जो सरकार के समर्थक अगर वोटर है, अगर सुसुप्त हो गए कि चलो भैया एक ही बात है, 2 बार से वोट कर रहे हैं, विधानसभा लोकसभा लोकल लेवल पर हम वोट करते करते थोड़ा उनमें भी एक प्रकार का सुसुप्तता आ गई है, तो विपक्ष ने कौन सा ऐसा काम कर दिया है कि भैया विपक्ष के वोटर उनको निकल करके वोट करें। और मैं एक बात और बताऊं कि अगर आप बिहार में मुस्लिम, बिहार क्योंकि मैं बिहार का हूं या इस कारण, अगर मैं बता रहा हूं आपको कि अगर आप किशनगंज कटिहार में मुस्लिम बहुल लोकसभा की सीटें हैं, वहां जो भी वोट पोल हुआ है पिछले बार की अपेक्षा 5 से 7% वोट कम पोल हुआ है, जबकि वो सीट मुस्लिम बहुल सीट। तो यह कहना कि भैया देखिए वोट इसलिए भी कम हुआ है क्योंकि विपक्ष धारदार राजनीति नहीं कर रही है, विपक्ष केवल ऑन गोइंग प्रोसेस का हिस्सा बन रही है। मैं तो यहां तक बोल रहा हूं कि बहुत सारे केसेज अगर आप देखेंगे बहुत सारे राज्यों में, तो विपक्ष क्या कर रही है, हाँ भैया चुनाव का वक्त हुआ तो मीटिंग करके कैंडिडेट का घोषणा कर दो, नॉमिनेशन करा दो, चुनाव लड़ जाओ। वो चुनाव वर्चुअली लड़ नहीं रही है, ऑन गोइंग प्रोसेस का हिस्सा बन रही है। तो इस कारण से विपक्ष के भी वोटर निकल करके वोट कर रहे हैं, वो ऐसा भी कहीं से देखने को नहीं मिल रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी अब किसके वोटर ज्यादा निकल, किसके वोटर बैक साइड में जा रहे हैं, विपक्ष के लोग, विपक्ष के वोटर कब निकल रहे हैं या सरकार के पक्ष के लोग ही कुछ कब निकल के आ रहे हैं, ये तो इलेक्शन में पता चलेगा। लेकिन इसको एक फ्रेम में कि नहीं भैया उसके मतलब विपक्ष के वोटर नहीं निकल रहे इसलिए तो सरकार का पक्ष आगे है या विपक्ष के वोटर निकलने से सरकार पीछे है, यह कहना थोड़ा जाती होगी, जल्दीबाजी होगी और यह कहीं ना कहीं एक प्रकार का अपना खुमार निकालने वाली बात होगी। तो इस कारण से मैं यही बोलूंगा कि मतलब इसको आप नॉर्मल तौर पर लिया जा सकता है, जनता को निकल के वोट करना चाहिए, गर्मी का भी असर दिख रहा है तो जनता को निकल के वोट करना चाहिए। लेकिन मैं कहीं से भी किसी एक पक्ष के तरफ जा रहा है ऐसा तो मुझे दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता।